हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। प्रश्नावली 3.5 के हमने एक के सारे क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हमें दूसरे क्वेश्चन से पढ़ना है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें हमें इस प्रश्न को समझना होगा कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न यह कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, अर्थात हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। निम्न रैखिक समीकरण, जो यह रैखिक समीकरण दिया गया है, युग्म जो दिया गया है, के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हमें पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है। जैसा कि सबसे पहले वीडियो में बताया गया था कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यानी सबसे पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालते हैं और उसके बाद हम a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को लेते हैं, जिसमें से a1 b1 c1 निकालते हैं और a2 b2 c2 निकालते हैं, और उसके बाद जो कंडीशन दी गई है उसी कंडीशन के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 2। दूसरे का पहला क्वेश्चन लगाना है, जिसमें ए और बी का मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समीकरण को नोट कर लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरा समीकरण है a - b x प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 3a प्लस b - 2। अब इसी दोनों समीकरण की सहायता से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन अप्लाई करनी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 b1 c1 यहाँ से निकालेंगे और a2 b2 c2 जैसा कि जानते हैं कि दूसरे समीकरण से यहाँ पर निकलता है। तो पहले हम इसे समीकरण के युग्म के व्यापक समीकरण युग्म के रूप में लाते हैं। 2x + 3y व्यापक समीकरण से अर्थ है यह तब a1 b1 c1 का मान देता है जब इज इक्वल टू 0 रहता है। तो अभी आप व्यापक समीकरण से तुलना इसकी हम नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2x + 3y + 7 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम कर सकते हैं रैखिक व्यापक समीकरण से। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू 0 हमने बना लिया है। जो इधर पक्ष में होता है उसको हम इसी पक्ष में ला करके चिन्ह को विपरीत कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, जिसे कहा जाता है पक्षांतर, पक्ष का अंतर, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बदलना। अब इसकी तुलना करेंगे हम रैखिक व्यापक समीकरण से, कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो हम इसकी तुलना करते हैं, रैखिक व्यापक समीकरण होता है ये x का गुणांक x के गुणा का अंक, यानी x को छोड़ करके जो भी होता है वही गुणांक होता है। तो x के गुणा का अंक यहाँ पर a1 है, यहाँ पर x का गुणांक है 2। इसी प्रकार y का गुणांक यहाँ पर है b1 और यहाँ पर y का गुणांक है 3। इसी प्रकार से प्लस c1 है तो प्लस c1 करेंगे, और ये -7 है तो यहाँ पर हो जाएगा -7। तो इस तरीके से हमने a1 b1 व c1 का मान ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरे समीकरण को दूसरे व्यापक रैखिक समीकरण की सहायता से। तो हम पहले इसको इज इक्वल टू कितना कर लेंगे, 0। यह पूरा एक खंड है, इसमें हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये पूरा इधर प्लस में है, आगे कुछ निशान नहीं तो प्लस है। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे a - b x प्लस a + b y
अब यह प्लस में पूरा खंड है तो इसको हम पूरा पूरा उठाकर ब्रैकेट सहित लेके आएंगे तो आगे कुछ नहीं होता, प्लस होता है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। अब इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर कर देते हैं इसकी तुलना। तो x का गुणा का अंक कितना है a2, यानी x छोड़कर जो होता है वही क्या होता है गुणांक। तो x को छोड़कर इसका गुणांक कितना है, देखने में भले से बड़ा है लेकिन हमको ट्रिक पता है, क्या पता है कि x के गुणा का अंक x को छोड़कर जो भी बचे उसके खंड में वही गुणांक होता है, तो a माइनस बी है। अब यहाँ पर y का गुणांक कितना है b2, तो y का गुणांक यहाँ पर y को छोड़कर जितना भी बचा वो गुणांक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका गुणांक है a प्लस बी। अब इज कामा यहाँ पर है प्लस C2 यहाँ पर देखेंगे माइनस के बाद इतना है तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें प्राप्त हो गया a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2। तो हम ज्ञात कर लेते हैं a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। अब यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि इसके अपरिमित रूप से अगर अनेक हल हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये चीज़ दी गई है ना। और अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति कंडीशन क्या होती है। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब इसी पर सारा मान रख देंगे और हम आंसर पता कर लेंगे। तो a1 का वैल्यू है 2 अपान a2 का वैल्यू है a माइनस बी। इसके बाद इज इक्वल टू लगा, इज इक्वल टू फिर लिखा है b1 के स्थान पर रहेगा 3, अपान लगा है अपान लगा दिए, फिर लिखा है b2 और b2 इज इक्वल टू हमने निकाला है a प्लस बी इज इक्वल टू c1 का मान है माइनस 7 अपान c2 का मान इतना है तो 3a प्लस बी माइनस 2। अब यह माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 अपान a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा 3 अपान a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमारे पास 3 खंड हैं तो 3 खंड होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो पहला बराबर तीसरे के दूसरा बराबर तीसरे के कर दिया जाए या पहला बराबर दूसरे के और दूसरा बराबर तीसरे के, यानी ये सभी आपस में क्या है बराबर है, तो हम कोई भी 2 कंडीशन इसमें से अलग अलग ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहला बराबर दिखा देते हैं दूसरे के और दूसरा बराबर दिखा देते हैं तीसरे के, कोई दिक्कत नहीं है, पहला बराबर तीसरे कोई 2 आपस में हम बराबर ले सकते हैं। तो पहला ये दोनों ले लिए जाए और दूसरे में ये दोनों ले लिए जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 अपान a माइनस बी इज इक्वल, वैसे भी बराबर है किसी के बराबर भी हम तीनों में से ले सकते हैं, इज इक्वल टू 3 अपान a प्लस बी। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, दूसरा बराबर तीसरे के यानी 3 अपान a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2। अब इनके द्वारा जो समीकरण बनेगा उसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद जो आएगा वही a और b का मान होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कराएंगे इसका इसमें गुणा करा दें तो 2 इंटू a प्लस बी और इज इक्वल टू 3 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब 2 का a में मल्टीप्लाई 2a प्लस 2 का b में मल्टीप्लाई 2b इज इक्वल टू 3 का a में मल्टीप्लाई 3a, यहाँ पर आएगा माइनस 3 का b में मल्टीप्लाई 3b। अब हम सभी टर्म को इधर लेकर आएंगे, इज इक्वल टू कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3a पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 3b पक्षांतर करेंगे तो
प्लस 3b हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब a वाले को a वाले से जोड़े घटाएंगे और b वाले को b वाले से जोड़े घटाएंगे, तो 2a माइनस 3a। ऐसा करते हैं, पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ पर 2a माइनस 3a, a को इकट्ठा कर लिया गया और प्लस b को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर b है 2b प्लस, और यहाँ पर कितना है 3b इज इक्वल टू 0। 2a में से 3a निकल जाएगा, तो 2 में से 3 जाता है तो -1 आता है, अर्थात -a आएगा। 2b में 3b प्लस है तो ऐड कर दिया जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 0। सेम एज इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 2 अभी इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो ये 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई 7a प्लस b। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9a, प्लस का सिंबल है प्लस लगाओ, 3 का b में मल्टीप्लाई 3b, माइनस का साइन है माइनस लगाओ, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 7 का a में मल्टीप्लाई 7a और 7 का b में मल्टीप्लाई 7b हो जाएगा। अब अंक को इस टर्म में करेंगे, a और b वाले को इस टर्म में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 प्लस 7a, यहाँ पर करें तो आएगा -7a प्लस 7b, पक्षांतर करेंगे तो -7b इज इक्वल टू 0। अब a राशि को a के साथ मिला देते हैं और b राशि को b राशि के साथ अंक को इज इक्वल टू बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9a, ये -7a यानी a टर्म को एक तरफ करेंगे, प्लस 3b और यहाँ पर आएगा -7b। अब बचा हुआ है सिर्फ -6, तो यह -6 को पक्षांतर करें तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +6। अब यहाँ पर 9a में से 7a जाएगा तो 2a आएगा, प्लस 3 माइनस 7b, 3b में से 7b जाएगा तो ये आएगा, 3 में से 7 जाता नहीं है तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा लेंगे -3 में से 7 जाएगा तो -4 आएगा और b वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे देखें तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ पर कर लेते हैं कॉमन, तो 2 अगर कॉमन करें तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 2 2 जा 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 2b 6। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, a माइनस 2b गुणांक कहाँ जाता है बटे में, यानी a माइनस 2b इज इक्वल टू 6/2। यहाँ लिखेंगे a माइनस 2b इज इक्वल टू 6/2। 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6। a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 इसके पहले बनाया गया था, वह है -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं, -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, यह बनाया गया पहला समीकरण, और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, यह बनाया गया दूसरा समीकरण। अब इसे हल करने के हमारे पास 3 विधियाँ हो गई हैं, जैसा कि पहली विधि में हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, एक राशि को दूसरे राशि में परिवर्तित कर के मान ज्ञात करना। दूसरा हमने पढ़ा विलोपन विधि, यहाँ पर किसी एक राशि के x, जैसे x y होता वैसे a या b है, इसके गुणांक को बराबर करके आपस में जोड़ देना या घटा देना, जिससे हमें कोई दूसरा मान मिल जाता है। a काट दे तो b मिल जाता है, b काट देते हैं तो a मिल जाता है। और नंबर 3 अभी हमने पढ़ा 5.3 में वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि तीनों विधि ही बता दी गई है। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा गया इस क्वेश्चन में कि इसे वज्र गुणनखंड विधि से ही लगाइए, आप प्रतिस्थापन से लगा सकते हैं, विलोपन से लगा सकते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। हमें अच्छी लगती है विलोपन विधि, तो हम लगाते हैं विलोपन विधि से।
आप जिस विधि से इसको अच्छे से समझे हैं उसी विधि से इसे लगा सकते हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सी विधि आपको भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पर विलोपन विधि में होता क्या है, गुणांक देखे जाते हैं। यहाँ पर 1 -1 1, यानी कि इसको हम इसके साथ चिन्ह देखेंगे। अब अंक एक है यानी कि अंक समान है, तो हम यहाँ पर चिन्ह देखेंगे। चिन्ह माइनस है, यहाँ पर प्लस है। हमने कहा था चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ देते हैं और चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं। तो चिन्ह विपरीत है तो 1 को 2 से क्या करें, जोड़ दें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -a + 5b = 0, a - 2b = 3। जोड़ने पर निशान नहीं बदलता, ये -a + a कट जाएगा, 5 - 2b, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो 3b हो जाएगा। और 0 और 3 कितना हो जाएगा, 0 + 3 3। तो b = गुणांक आता है बटे में 3, ये गुणांक है, बटे में आ गया 3 × 1 3, 3 × 1 = 3। तो b = आ जाता है 1। अब इस b के मान को 1 में या 2 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान कितना है, 1। जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ रखिए 1, किसमें, समीकरण 1 में। तो -a + 5b के स्थान पर 1 = 0, -a + 5 का 1 में × 5 = 0, -a + 5 इधर आएगा तो -5, ए से माइनस काट देते हैं तो a = आ जाता है 5। हमें कहा गया था a और b का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए जो भी क्वेश्चन था उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमने अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रख करके 2 समीकरण प्राप्त किया। दोनों समीकरण को हल किया और हमको आसानी से a = 5 और b = 1 मिल गया। यही है इसका कंप्लीट आंसर। 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 3.5 एक्सरसाइज है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा विचार करेंगे कि अगर रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ देखिए युग्म का कोई हल नहीं होता तो यही कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, और ये कंडीशन अभी हम अप्लाई करेंगे। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हमें अप्लाई करने के लिए क्या पता होना चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पहले हम इस समीकरण को नोट कर लेते हैं, और नोट करके सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं, और लास्ट में लिखते हैं कि दिया है कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। नंबर 2, इसमें है 3x + y = 1, 3x + y = 1। और दूसरा समीकरण है 2k - 1x, 2k - 1 ब्रैकेट में और x, और उसके बाद प्लस k - 1y, k - 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है y, और इज इक्वल टू 2k + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2k + 1। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हम a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x + y + 1, ये आएगा इधर तो -1 = 0। इसकी हम क्या करेंगे, तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने
पर। तो हम इसकी तुलना कर देते हैं। x का गुणांक यहाँ पर है a1 और x का गुणांक यहाँ पर है 3, y का गुणांक है यहाँ पर b1 और y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, तो जिसका गुणा कुछ नहीं होता उसका गुणांक होता है 1। और यहाँ पर प्लस c1 है और यहाँ पर -1 है, तो c1 इज इक्वल टू -1। स्पीड के बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या पढ़ाते वक्त स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा, यहाँ पर कितना है 2k-1 x और प्लस k-1 y। अब ये पूरे पार्ट को एक पार्ट में रखा जाए, ये प्लस है आगे इधर आएगा तो हो जाएगा -2k+1 इज इक्वल टू 0 की तुलना। अब दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो हम कर देते हैं इसकी तुलना। x का गुणांक यहाँ पर है a2, यहाँ पर x का गुणांक है 2k-1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक यहाँ पर है b2, y का गुणांक यहाँ पर कितना है, ब्रैकेट में है k-1, यहाँ पर प्लस c2 और उसके बाद जो भी बचता है वह होता है c2, तो -2k+1। अगर प्लस होता तो नहीं लिखते, माइनस होगा तो हमें लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होते हैं तो हमारे पास होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी के मान को रखेंगे। तो a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान देखते हैं। a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2k-1। तो यहाँ पर a1 के स्थान पर लिखते हैं 3/a2 के स्थान पर लिखते हैं 2k-1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू है 1 और b2 इज इक्वल टू है k-1। तो b1 के स्थान पर रख देते हैं 1 और b2 के स्थान पर रख देते हैं k-1। अब c1 और c2 का मान चाहिए। c1 का मान है -1 और c2 का मान है -2k+1। तो यहाँ पर हम c1 का मान रखेंगे -1 और c2 का मान -2k+1। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, c1 का मान -1, c2 का मान -2k+1। क्लियर। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। अब हम यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू लगाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है, इसका मतलब होता है कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो, परंतु इनमें दोनों में ना तो a1/a2 का मान c1/c2 के बराबर हो, ना तो b1/b2 का मान c1/c2 के बराबर हो। यानी ये दोनों आपस में तो बराबर रहते हैं परंतु c1/c2 के बराबर नहीं रहते हैं। तो वही पूछ रहे हैं k का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिसमें c1/c2 का मान इन दोनों से मैच न करे। तो हम ये दोनों कंडीशन लेते हैं कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात ये दोनों लिया जाए तो हम k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहले की कंडीशन में क्या करते थे, पहला बराबर तीसरे के और दूसरा बराबर तीसरे के। तो हम यहाँ पर दूसरा बराबर तीसरे के लिए बराबर की जगह पर लगा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो हम नॉट इक्वल टू ही लगाएंगे और इसे कर देंगे 1/2k+1। ये तो इसके नॉट इक्वल टू है। हम क्या करते हैं, जो इसके इक्वल है उससे मान ज्ञात करेंगे। तो ये पहले से ही नॉट इक्वल टू है, ये तो कंडीशन बताएगी पहला बराबर तीसरे के, दूसरा बराबर तीसरे के। बराबर किसके है, सिर्फ और सिर्फ पहला बराबर दूसरे के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 3 इंटू k-1 इज इक्वल टू 1 इंटू ये हो जाएगा 2k-1। 3 का k में मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 का 1 में 3 हो जाएगा, 1 का 2 में 2k हो जाएगा, 1 का -1 में 1। अब k को एक टर्म में कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2k, इधर आएगा तो -2k -1, ये -3 पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +3। अंक को अंक के पास और k वाला k के पास, 3k में से 2k जाएगा तो आएगा k, और प्लस में से हमेशा घटाया जाता है माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है 2। यही इसका आंसर है। नंबर 3 देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए कि किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि से लगाना है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं दोनों विधियों से। नोट करते हैं यहाँ पर 3 नंबर 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और 3x + 2y इज इक्वल टू 4। अब इसे हम पहले प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, फिर वज्र गुणनखंड विधि से। वैसे तो अब आपको दोनों विधियां पता है, पहले आप अपने आप से खुद से लगाइएगा, उसके बाद नहीं आता है तो इसमें से मैच कीजिएगा क्या गलत हुआ है। तो इसमें हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि इसको आपने पहले से पढ़ा हुआ है प्रतिस्थापन विधि को। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, यहाँ पर किसी के गुणांक यहाँ पर अकेले में नहीं है, तो कोई भी मान ले सकते हैं। जैसा कि इसे हम समीकरण 1 बना लें और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8x + 5y इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से 8x + 5y इज इक्वल टू 9, तो 8x इज इक्वल टू 9 + 5y पक्षांतर करते हैं तो ये आ जाता है -5y। x इज इक्वल टू 9 - 5y, गुणांक कहाँ आता है बटे में, तो ये /8 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। हमने कहा था 1 से होता है तो जो समीकरण 3 बनता है वह कहाँ रखा जाता है 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि है, तो क्या लिखना पड़ता है, प्रतिस्थापित करने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर दूसरा समीकरण देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, उसके बाद लिखा हुआ है x, तो x के स्थान पर हमें इतना सारा रखना है 9 - 5y/8, तो ये हो गया 3 और ये हो गया x। 3x + 2y इज इक्वल टू 4 + 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का 9 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27, 3 9 27, 3 का 5 में 15, 3 5 15, यहाँ पर हो जाएगा y अपान कितना करेंगे 8। अब इसके बाद प्लस 2y और बटे करेंगे 1, अब यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 27 - 15y का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कराएं तो 27 - 15y इज प्लस लगेगा 8 का 2 में हो जाएगा 16y, और पूरे का बटे हम यहाँ पर कर लेते हैं 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे 4 और अपान करेंगे 1। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो अपान 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 27 और 16y में से 15y निकल जाएगा, तो क्योंकि प्लस से हमेशा कौन घटाया जाता है माइनस, यहाँ पर 16 में से अगर 15 निकाला जाए तो 1y यानी कि y बचेगा, अपान कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा 27 प्लस y इज इक्वल टू 8 का 4 मल्टीप्लाई हो जाता है 32, y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 32 प्लस 27 इधर आएगा तो -27, y इज इक्वल टू 32 में
से निकालेंगे 27, तो 12 में से 7 जाएगा तो आएगा 5। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। y इज इक्वल टू 5, y का मान आ गया 5। अब हम y के इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू 5, जो भी निकला है कितना निकला है 5, y इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में हम रख देते हैं कितना y इज इक्वल टू 5। तो ये है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 और y के स्थान पर कितना रहेगा 5, 9 माइनस 5y अपान 8, तो अपान कर देंगे 8। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 5 जा 25 होता है, अपान करेंगे 8। अब यहाँ पर 9 में से 25 जाएगा तो ये आएगा माइनस 16 अपान 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -2। तो हमने देखा प्रतिस्थापन विधि से x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 आंसर आया है। यह प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ है। अब हम इसी समीकरण को हल करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। फिर से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और अब की बार इसे हम हल करेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं वज्र गुणनखंड विधि को हल करने के लिए a1 b1 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 प्लस 9 पक्षांतर करेंगे -9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हम क्या करेंगे कि तुलना a1x प्लस b1y इज प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो से करने पर तो यहाँ पर x का गुणांक रहेगा a1, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 8, यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक b1, y का गुणांक यहाँ पर 5, यहाँ पर प्लस c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -9। तो हमने प्राप्त किया a1 b1 और c1। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं 3x प्लस 2y प्लस 4 पक्षांतर करेंगे -4 इज इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो हम इसकी तुलना इससे कर देते हैं। x का गुणांक यहाँ पर a2, x का गुणांक यहाँ पर 3, a2 इज इक्वल टू 3, y का गुणांक b2, y का गुणांक यहाँ पर 2 प्लस कितना है c2, यहाँ पर कितना है c2 के स्थान पर -4। तो हमने प्राप्त किया a2 b2 c2 का मान। अब हम अप्लाई करेंगे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं x, और हमने बताया था b1 से शुरू b1 से ख़त्म, तो b1 b2 और यहाँ पर c1 c2। इसके बाद y लिखेंगे, यहाँ पर आएगा a1 a2 और यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा b1 b2। तो देख लीजिए b1 से शुरू b1 से ख़त्म, b2 से शुरू b2 से ख़त्म। अब हम क्या करेंगे x x अब b1 का मान रखेंगे। b1 का मान है 5, b2 का मान है 2। तो b1 के स्थान पर रख देते हैं 5 और b2 के स्थान पर रख देते हैं 2। फिर c1 c2, तो c1 के स्थान पर है -9, c2 के स्थान पर -4। तो c1 के स्थान पर c1 है तो -9 और c2 के स्थान पर है -4। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में y, बीच में कर देंगे y a1 a2। तो a1 का मान है 8 और a2 का मान है 3, a1 का मान है 8 और a2 का मान है 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद b1 b2, तो b1 का मान है 5 और ये है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर 2, क्योंकि b1 के स्थान पर 5 आया, b2 के स्थान पर 3। अब हम वज्र गुणनखंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। x अपान क्या होता है, x अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 5 का -4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -20। अब अपने आप से लगाएंगे माइनस और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 का -9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -18 इज इक्वल टू y अपान, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -9 का 3 में हो जाएगा -27। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले हम लगाते हैं -4 का 8 में हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 1 अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई होता है 16 और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 में होता है 15 और अपान x अपान -20 माइनस माइनस हो जाता है प्लस
और यहाँ पर आएगा 18 इज इक्वल टू वाई अपान -27 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 1 अपान 16 में से 15 जाता है तो आता है 1। x अपान 18 में से 20 जाएगा तो आएगा -2 इज इक्वल टू वाई अपान 32 में से 27 जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस को घटाया जाता है तो 12 में से 7 जाएगा तो ये आएगा 5 और उसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, तो इज इक्वल टू 1 अपान 1 हो जाएगा। तो पहला बराबर हो जाएगा तीसरे के, तो हम यहीं पर लगा दे रहे हैं। पहला क्या है x अपान -2 इज इक्वल टू तीसरा है 1 अपान 1। x का 1 में मल्टीप्लाई x हो जाएगा तो -2 का 1 मल्टीप्लाई -2 तो x इज इक्वल टू आ गया -2। इसी प्रकार से दूसरा बराबर तीसरे के तो y अपान 5 इज इक्वल टू 1 अपान 1। y का 1 में मल्टीप्लाई y, 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। सॉल्व कर लिए हमने वज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान, दोनों से एक ही मान आएगा, लेकिन हमें कहा गया था कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि दोनों से लगाइए और यह भी बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। तो हम कहेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि अच्छी लगी। अब आप कमेंट में बताइएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा समझ में आई या प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखेंगे जो आपको सही लगता है, प्रतिस्थापन लगता है तो प्रतिस्थापन विधि अच्छा लिखिए, या वज्र गुणनखंड विधि अच्छी लगती है तो लास्ट में लिखिएगा इसके नीचे, और कमेंट में भी कि हमें वज्र गुणनखंड विधि अच्छी लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। That solve your problem in exercise 3.5 question number 3. Thanks.